माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को ऑथोरिटी के विषय में बताने जा रही हूँ। प्रत्येक संगठित समूह में सत्ता के तत्व मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। समाज विज्ञान में सत्ता को दो प्रमुख अर्थों में समझने का प्रयास किया गया है। प्रथम, किसी व्यक्ति की क्षमता और दूसरा, किसी व्यवस्था की सामाजिक उद्देश्य पूर्ण करने की क्षमता। यहाँ सत्ता को किसी व्यक्ति की क्षमता के संदर्भ में स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। मार्क्स वेबर ने सत्ता की परिभाषा शक्ति के संदर्भ में दी है। वेबर के अनुसार शक्ति से मेरा अर्थ उस अवसर से है जिसको कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति किसी सामूहिक क्रिया में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस क्रिया में भाग लेने वाले दूसरे व्यक्तियों द्वारा विरोध करने पर भी प्राप्त कर लेते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है, शक्ति किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा को पूर्ण कराने की क्षमता की संभावना है और दूसरा के द्वारा विरोध के बावजूद। मार्क्स वेबर का कहना है कि व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करने की संभावना वास्तव में उसे दूसरे मान ले, इसके लिए उस शक्ति का वैध होना आवश्यक है। इस प्रकार से वैध शक्ति को सत्ता कहा जाता है। यदि वैधता शक्ति में न हो तो उसे केवल शक्ति ही कहना उचित होता है। वैधता के कई आधार हो सकते हैं। इन आधारों पर वेबर 3 प्रकार की सत्ता का प्रतिपादन किया है। वेबर के अनुसार सत्ता के 3 आधार हैं: परंपरा, चमत्कार और नियम। इन 3 आधारों पर 3 प्रकार की सत्ता होती है: परंपरात्मक सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और वैधानिक सत्ता। परंपरात्मक सत्ता में व्यक्ति को परंपरा के अनुसार ही एक विशेष स्थिति प्राप्त होती है। इस सत्ता का आधार कई वर्षों से चले आ रहे मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज एवं अन्य स्वीकृत प्रतिमान होते हैं। वेबर ने परंपरात्मक सत्ता के 3 रूप बताए हैं: पहला वृद्धजनों की सत्ता, दूसरा प्रीत सत्ता और तीसरा पुश्तैनी सत्ता। चमत्कारिक सत्ता में व्यक्ति अपने चमत्कार के गुणों के बल पर दूसरों को अपने सम्मुख झुका देते हैं एवं लोग उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। अब हम प्रीत सत्ता के बारे में जानेंगे। प्रीत सत्ता यानी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत परंपरा एवं व्यवहार के नियमों के माध्यम से स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति एवं सत्ता प्रदान की गई है। प्रीत सत्ता को इंग्लिश में पैट्रियार्की भी कहा जाता है। पुरुष मुख्य निर्णयकर्ता होता है। परिवार एवं समाज में पुरुष में अधिकार निहित होते हैं। जहाँ मातृवंशी समुदाय है, वहाँ भी उसकी देखभाल अधिकांशतः पुरुष ही करते हैं। अधिकांशतः यह संपूर्ण भारत की बात है कि स्त्रियों को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहने का चलन है। मीनिंग ऑफ प्रीत सत्ता या पैट्रियार्की: जिस समाज में सत्ता या अधिकार पति या पिता या अन्य पुरुषों के हाथ में होता है, उसे ही प्रीत सत्ता या पैट्रियार्की के नाम से जाना जाता है। इसे परंपरा एवं व्यवहार के नियमों के द्वारा स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की शक्ति और सत्ता को विशेष महत्व दिया जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार जी लर्नर ने कुछ विशेषताओं के माध्यम से प्रीत सत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रीत सत्ता पुरुषों की सत्ता का संस्थाकरण है। इसके माध्यम से पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ मानकर स्त्रियों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, विवाह, परिवार, नातेदारी, उत्तराधिकार, धर्म एवं राजनीति आदि में पुरुष की सत्ता को मान्यता प्रदान की गई है। हेनरी मैन का कहना है कि प्राणी जगत में नर और मादा साथ साथ तो रहते ही थे, लेकिन नर मादा को अपने अधिकार में भी रखते थे। मादा दूसरों के पास जाए तो नर को ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। नर क्योंकि मादा से बलवान होता है, अतः एकाधिकार एवं ईर्ष्या इन 2 भावनाओं के कारण यह मादा पर अपना प्रभुत्व जमा लेता था। नर के मादा पर प्रभुत्व जमाने को ही प्रीत सत्ता कहा जाता है। प्रीत सत्ता वाले समाज में पिता की प्रधानता होती है। विवाह के बाद स्त्री को अपने पति के घर में आकर रहती है। वंश नाम पिता के वंश के आधार पर होता है, अर्थात बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के नाम को ग्रहण करते हैं।
सामाजिक और पारिवारिक पद और उपाधियां पुत्र को प्राप्त होती है। संपत्ति के संबंध में संपूर्ण अधिकार पिता का होता है। पिता के बाद पुत्रों का अधिकार बनता है। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसा भाग है जिसमें परंपरा एवं प्रथा के माध्यम से स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की शक्ति और सत्ता को महत्ता प्रदान की जाती है। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के अधिकार एवं प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है। भारत के साथ साथ संसार के अधिकांश भागों में पितृसत्ता की प्रधानता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पितृसत्ता, पितृसत्ता की विशेषताएं। समाज में स्त्री पर पुरुष के प्रभुता को पितृसत्ता के नाम से जाना जाता है। इसकी नेचर को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम और अधिक स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं। पहला, पितृसत्ता वाले समाज में पिता की प्रधानता होती है। विवाह एवं परिवार से जुड़े नियम एवं परंपरा मूलतः पुरुषों से संबंधित होते हैं। स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से हीन होती है। दूसरा, पितृसत्ता वाले समाज में वंश परंपरा पुरुषों के नाम से चलती है, यानी वंशों का वंश परिचय पिता पर निर्भर होता है। बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के समझे जाते हैं, माता के वंश या कुल के नहीं। तीसरा, पितृसत्ता व्यवस्था में विवाह के बाद स्त्री को पति के घर जाकर बसना होता है, यानी स्त्री अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ही रुधिर के लोगों में न रहकर अपने से भिन्न रुधिर के लोगों में जाकर रहने लगती है। रुधिर यानी खून। चौथा, पितृसत्ता व्यवस्था में स्त्री का उपनाम अपने पति के उपनाम के अनुसार बदल जाता है। जैसे जया विवाह पूर्व जया भाद्री एवं ऐश्वर्या विवाह पूर्व ऐश्वर्या राय थी। विवाह बाद पति के उपनाम के अनुसार क्रमशः जया बच्चन एवं ऐश्वर्या बच्चन के नाम से जानी जाती है। पांचवा, पितृसत्ता व्यवस्था में संपत्ति का मालिक पिता होता है। पिता आय को अपने पास रखता है और उसे जैसा उचित समझता है उसी रूप में खर्च करता है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर उसके लड़कों का हक होता है। छठा, पितृसत्ता व्यवस्था में लड़कों का विशेष महत्व होता है। इसका कारण है कि लड़कों का महत्व पितरों के तर्पण और पिंडदान आदि के लिए होता है। बड़े पुत्र को यह अधिकार सबसे पहले प्राप्त होता है। सातवां, पितृसत्ता व्यवस्था में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों विवाह, परिवार, नातेदारी, उत्तराधिकार, धर्म, संस्कार, राजनीति एवं अर्थ संबंधी आदि में पुरुष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आठवां, पितृसत्ता व्यवस्था असमानता के रूप को उजागर करता है। स्त्री और पुरुष मानव समाज की आधारशिला हैं। किसी एक के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की प्रभुता को उजागर करना असमानता का परिचायक है। नौवां, पितृसत्ता व्यवस्था में स्त्रियों की परिस्थिति निम्न रहती है, इसलिए बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ की गई। स्त्रियों के आने जाने एवं लोगों से मिलने जुलने पर प्रतिबंध रहता है। स्त्रियां आय अर्जन कर सकती है, लेकिन खर्च पर पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं होती है। मताधिकार के उपयोग में अधिकांशतः पुरुष की ही राय चलती है। धर्म एवं संस्कार मूल रूप से पुरुष से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार पितृसत्ता व्यवस्था का वह रूप है जिसमें पिता या पुरुष की प्रभुता होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में पिता की प्रधानता होती है। स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के अधीन होती है। उसके सामाजिक संबंधों का निर्धारण पुरुषों के द्वारा होता है। संसार के अधिकांश भागों में पितृसत्ता की व्यवस्था देखी जाती है। पितृसत्ता के कारण भी निम्नलिखित हैं। पहला है, पुरुष प्रधान समाज है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान मानी जाती है। व्यवस्था के हर क्षेत्र में पुरुषों की प्रभुता को स्वीकार किया जाता है। दूसरा है संयुक्त परिवार। भारतीय समाज का एक मूल आधार संयुक्त परिवार है। इस व्यवस्था ने पितृसत्ता को स्थापित करने में काफ़ी योगदान दिया है। तीसरा, जाति व्यवस्था। भारतीय समाज का दूसरा मूल आधार जाति व्यवस्था है। इस व्यवस्था ने भी पितृसत्ता को बनाए रखने में काफ़ी योगदान दिया है। चौथा है ग्रामीण समुदाय। भारतीय समाज का तीसरा मूल आधार ग्रामीण समुदाय है। भारत गांवों का देश है।
गांव परंपरावादी विशेषताओं से युक्त होता है, जहां ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के जीवन मूल्यों में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखे जाने की व्यवस्था रहती है। 5वां, आर्थिक निर्भरता। भारतीय समाज में पितृसत्ता का एक प्रधान कारण स्त्रियों का पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर होना भी होता है। 6, है स्त्रियों में शिक्षा का अभाव। भारतीय समाज में पितृसत्ता का एक कारण स्त्रियों में शिक्षा का अभाव भी है, जिसमें पुरुषों की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इससे पितृसत्ता को बल मिला है। 7वां, हिंदू धर्म। भारतीय समाज में पितृसत्ता का एक मुख्य कारण हिंदू धर्म व्यवस्था का होना है। इस धर्म ने पुरुषों को स्त्रियों को श्रेष्ठ बतलाया है तथा यह संदेश दिया है कि पुरुष एवं स्त्री का कार्य एक समान नहीं हो सकता है। इससे पितृसत्ता को बल मिलता है। इस प्रकार पितृसत्ता का अर्थ अब आप लोग समझ गई होंगी। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ।